नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को रास नहीं आई भू कानून में बदलाव की कवायद। अपनी सरकार में बने कानून की गिनाई खूबियां, पहाड़ के विकास के बहाने इशारों में जता रहे नाराजगी। उत्तराखंड में कौन होगा पुलिस का मुखिया? नियमित डीजीपी के लिए शासन को भेजे गए 3 नामों पर हो रहा मंथन। मौजूदा डीजीपी अभिनव कुमार के नाम की चर्चाओं पर लगा ब्रेक। दून मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड मशीन और इमरजेंसी ओटी का उद्घाटन। मरीजों को मिलेगी राहत। मंत्री धन सिंह रावत बोले, प्रदेश में बेहतर होगी स्वास्थ्य सुविधाएं। और मौसम में बदलाव के बाद चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। अब तक 47 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए चारधाम समेत हेमकुंड साहिब के दर्शन। तीर्थयात्रियों के आने का सिलसिला जारी। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। त्रिवेंद्र सरकार ने जब भू कानून में संशोधन किया था, तब प्रदेश के लोगों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को विलेन बताना शुरू कर दिया था। उन पर भू माफिया के लिए रास्ता खोलने का आरोप लगने लगा। लेकिन आज जब धामी सरकार वृहद भू कानून लाने का ऐलान कर चुकी है, तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने कार्यकाल में भू कानून संशोधन की तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पहाड़ के विकास के लिए ही संशोधन किया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। भू कानून पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान। भू कानून में संशोधन को लेकर थपथपाई अपनी पीठ। पहाड़ का विकास करना बताया मकसद। उत्तराखंड में समय समय पर सरकारों ने भू कानून में बदलाव किया, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा 2018 में किए गए भू कानून में संशोधन को लेकर प्रदेश की जनता में उबाल देखने को मिला। प्रदेश की जनता ने तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि भू कानून में संशोधन कर जमीन की लूट को खुली छूट देने का काम सरकार ने किया है। भू कानून में संशोधन के फैसले के बाद प्रदेश की जनता ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को विलेन के तौर पर देखना शुरू कर दिया। हालांकि उस समय भू कानून में किए गए संशोधन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में किए गए संशोधन को सही ठहराया है और पहाड़ के विकास के लिए उठाया गया कदम बताया है। सुनिए। देखो भाई, ऐसा है 2017 में हमने इन्वेस्टर समिट किया था और पहाड़ों में इन्वेस्टमेंट जाए उसके लिए हमने कुछ के लिए सीलिंग हटाई थी। उसमें था स्वास्थ्य। आज भी उत्तरकाशी जनपद में कोई भी प्राइवेट अस्पताल नहीं है। पर्यटन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से कुछ संशोधन किया था, पर संशोधन इन शर्तों के साथ था कि अगर 2 साल के अंदर अगर जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए भूमि खरीदी गई है उस पर काम प्रारंभ नहीं होता तो वो भूमि स्वतः सरकार में निहित हो जाएगी। ये था 2017। त्रिवेंद्र सिंह रावत जहां दलील दे रहे हैं कि पहाड़ के विकास की सोच के साथ उन्होंने भू कानून में संशोधन किया था, अब इस पर मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने पलटवार किया है। मोहित डेमरी ने सवाल पूछा है कि पहाड़ के विकास के लिए यदि संशोधन किया गया तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को बताना होगा कि आखिर उनकी सरकार में पहाड़ में निवेश के लिए कितने निवेशक आए। उन्होंने जमीन के कानूनों में संशोधन इसलिए किया ताकि उत्तराखंड में पर्यटन, उद्योग, हॉस्पिटल और स्कूल खुल सके। तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार में 1.25 लाख करोड़ के निवेश के MOU साइन हुए थे, आखिर ये निवेश है कहाँ? इसका आप जवाब दीजिए। कितने उद्योग इस राज्य में लगे, कितने पर्यटन कारोबार इस राज्य में बढ़ा, कितने स्कूल, हॉस्पिटल इस राज्य में खुले हैं? आप बताइए, सार्वजनिक कीजिए इस रिपोर्ट को। वही भू कानून के मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पूर्व की त्रिवेंद्र सरकार और मौजूदा धामी सरकार पर निशाना साधा है। तो ऐसे में धामी जी को खुद का भी आत्मावलोकन करना चाहिए। जिस वक्त वो त्रिवेंद्र रावत की सरकार को कोस रहे हैं, पूरा उत्तराखंड जानता है कि त्रिवेंद्र रावत जी के उस कदम से कहीं ना कहीं व्यापक नुकसान उत्तराखंड की ज़मीनों को पड़ा है। हमारे राज्य गठन के समय पर 7.70 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि आज सिकुड़कर 5.68 लाख हेक्टेयर रह गई है। ये बताना होगा धामी सरकार को कि ये एग्रीकल्चरल लैंड के पीछे किसकी सरकार पड़ी थी। वर्तमान में जो स्थितियां हैं, तो माननीय धामी जी जो कदम उठा रहे हैं वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उठा रहे हैं, क्योंकि मूल बात है प्रदेश का हित। जिसमें प्रदेश का हित हो, जिसमें उत्तराखंड का हित हो, वो कदम उठाना है।
बता दें कि अभी हाल ही में उत्तराखंड की धामी सरकार ने वृहद भू कानून लाने का ऐलान किया था, लेकिन इस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में भू कानून में किए गए संशोधन की तारीफ कर बता दिया है कि पहाड़ के हित में उन्होंने फैसला लिया था। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान के क्या सियासी रंग देखने को मिलते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दून मेडिकल कॉलेज में तीसरी अल्ट्रासाउंड मशीन और इमरजेंसी ओटी का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि मरीजों की समस्या को देखते हुए सरकार मानव संसाधन और व्यवस्थाओं में इजाफा कर रही है। वहीं मंत्री धन सिंह रावत ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने उम्मीद जताई है कि उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में भी मेडिकल कॉलेज की जल्द शुरुआत होगी। इसके साथ ही मेडिकल स्टाफ की कमी भी दूर होगी। दून मेडिकल कॉलेज में ये तीसरी जो है अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया है और चूंकि देहरादून मेडिकल कॉलेज में लोड बहुत है, इसलिए यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, तो आज हमने ये तीसरी मशीन का यहाँ पे उद्घाटन किया है और पर डे लगभग 60 से 70 यहाँ पे अल्ट्रासाउंड एक्स्ट्रा और हो जाएंगे। यहाँ पे एक इमरजेंसी ओटी की भी दिक्कत है, उसका भी आज मैंने उद्घाटन किया है और मैं कह सकता हूँ कि दून हॉस्पिटल में जितना हम पे दबाव है, लगभग पर डे 3000 मरीज यहाँ आते हैं, तो हम और मानव संसाधन भी यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, व्यवस्थाएं भी बढ़ा रहे हैं और निकट 1-1.5 साल में लगभग 7 मंजिला नई बिल्डिंग बन रही है, जिसमें कि लगभग 2-3 फ्लोर में जो है पार्किंग हो जाएगी और सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे हो जाएंगी। धामी सरकार के कार्यकाल में 2 मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत हुई है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर होने की उम्मीद जगी है। इतना ही नहीं, 200 मेडिकल की सीटें भी बढ़ी हैं, जिससे न सिर्फ छात्रों को पढ़ाई का मौका मिलेगा, बल्कि चिकित्सकों की कमी भी दूर होगी। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और मेडिकल की सीटों के बढ़ने से युवा चिकित्सक प्रदेश को मिलेंगे। हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि हम जब सीटें बढ़ा रहे हैं तो सीटें बढ़ाने का मतलब आपको डॉक्टर्स उपलब्ध होंगे। आज प्रदेश की जो समस्या है, जो हेल्थ सेक्टर में जो हमें सब दिक्कतें आ रही हैं, वो यही आ रही है कि हमारे पास दक्ष चिकित्सक नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है प्रॉपर। तो उन डॉक्टर्स की संख्या, अगर हमारे ज़्यादा डॉक्टर निकलेंगे तो ज़्यादा डॉक्टर हमको उपलब्ध हो पाएंगे। तो आने वाले समय में जो दिक्कतें हमारे सामने हेल्थ सेक्टर में है, उसका भी समाधान हो पाएगा। हमको पहाड़ों पर नौजवान बच्चे हमारे डॉक्टर बनकर जाएंगे और वहाँ के लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो एक बड़े लंबे समय से जिसका इंतजार था, आज धीरे धीरे हम उसकी पूर्ति करते जा रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस का मुखिया कौन होगा, इसे लेकर फिर से कसरत शुरू हो चुकी है। 3 नाम शासन को भेजे गए हैं। ये तीनों अधिकारी उत्तराखंड कैडर के हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कार्यवाहक डीजीपी के नाम पर ब्रेक लग गया है, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इस रिपोर्ट से समझिए। कौन होगा उत्तराखंड पुलिस का मुखिया? अभिनव कुमार के नाम पर लगा ब्रेक। शासन को भेजे गए 3 नाम, किसके नाम पर लगेगी मुहर? उत्तराखंड पुलिस का मुखिया कौन होगा, इसे लेकर एक बार फिर से कसरत शुरू हो गई है। 3 नाम सरकार को भेजे गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जिस नाम की सबसे अधिक चर्चा हो रही थी, उस पर ब्रेक लग चुका है। जी हाँ, कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार का नाम उन 3 अधिकारियों के नाम में शामिल नहीं है जो नाम सरकार को भेजे गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, तो इसके पीछे की वजह मानी जा रही है कि अभिनव कुमार के नाम पर स्थायी डीजीपी के लिए यूपीएससी ने असहमति जताई। उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार का उत्तर प्रदेश कैडर होने के चलते पैनल की तरफ से असहमति जाहिर की गई थी। केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग ने स्क्रूटनी करने के बाद 3 पुलिस अधिकारियों के नाम उत्तराखंड सरकार को भेजे हैं और ये सभी अधिकारी उत्तराखंड कैडर के हैं। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ, 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर पीवी के प्रसाद, 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित कुमार सिन्हा का नाम शामिल है। बता दें कि मौजूदा समय में आईपीएस अभिनव कुमार ही उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी कार्यवाहक के रूप में देख रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि उत्तराखंड पुलिस के स्थायी मुखिया के तौर पर आखिर किसे जिम्मेदारी मिलती है। उत्तराखंड के मौसम में आए बदलाव के बाद चारधाम यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। चारों धामों में रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी तक 47 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन के साथ हेमकुंड साहिब के भी दर्शन किए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि चारधाम यात्रा ने मानसून थामने के बाद रफ्तार पकड़ी है।
चार धाम में दर्शनार्थियों की संख्या जो है 2024 तक यमुनोत्री में 6,12,161, गंगोत्री में 7,172, केदारनाथ में 11,92,894, बद्रीनाथ में 10,24,892, हेमकुंड साहब में 1,77,480। चार धाम में ये कुल यात्रियों की संख्या जो है 47,599 की संख्या हमारे पास है। और हम ये आग्रह करेंगे कि डॉक्टरों से परामर्श करने के बाद अपना जो हेल्थ है वो निश्चित रूप में ठीक होनी चाहिए। तो हेल्थ का रिकॉर्ड प्राप्त करने के बाद और डॉक्टर से परामर्श करने के बाद हमारी चारधाम यात्रा में आए। राजधानी देहरादून में उपनगर आयुक्त कूड़ा उठाने वाली कंपनियों को लेकर एक्शन लिया है। अनियमितता के चलते 3 कंपनियों पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बावजूद इसके कूड़ा उठाने को लेकर धरातल पर व्यवस्था जस की तस है। ऐसे में अब जिलाधिकारी ने तीनों कंपनियों को अल्टीमेटम देते हुए नोटिस थमा दिया है। उन कंपनियों के द्वारा जो जीबीबी पॉइंट है प्रॉपर तरीके से उनकी सफाई नहीं की जा रही है। उसके अतिरिक्त जो कर्मचारियों को वर्दी और बूट आदि आवश्यक सामग्री दी जानी है वो नहीं दी जा रही है। इसके अतिरिक्त जो रूट कवरेज 100% डोर टू डोर का करना है वो रूट कवरेज 100% नहीं किया जा रहा है और सोर्स सेग्रीगेशन भी नहीं किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के लगातार कंपनियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है और अब तक लगभग 10 लाख से ऊपर के चालान संबंधित कंपनियों के विरुद्ध किया गया है। और आगे भी कंपनी के द्वारा यदि सोर्स सेग्रीगेशन, डोर टू डोर कलेक्शन और रूट कवरिंग और टनेज में अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही की जाती है तो चालानी कार्रवाई जारी रहेगी। पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने थैलीसैंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में कई खामियां नजर आई। जिलाधिकारी को अस्पतालों के वार्ड और चिकित्सा अधिकारी का कक्ष बंद मिला। इसके अलावा अस्पताल में रखा जरूरी सामान भी बिखरा हुआ नजर आया। ऐसे में जिलाधिकारी ने ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। उधर स्थानीय लोगों की सीएचसी सेंटर में लापरवाही को लेकर सवाल उठते रहे। पहले खाद्य पदार्थों को लेकर के मेरे द्वारा एक निरीक्षण किया गया था, तो ये रूटीन निरीक्षण का एक पार्ट था। और आपातकालीन सेवाओं में जो लापरवाही प्रथम दृश्य है वहाँ पे सामने आ रही है मेरे अपने इंस्पेक्शन में, तो उसमें मेरे द्वारा डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए थलीसैंड के जो स्टाफ है उसके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मेरे द्वारा सीएमओ को निर्देशित किया गया। रुड़की के आरोग्यम हॉस्पिटल का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन तोमर का आरोप है कि आरोग्यम हॉस्पिटल के बिल्डिंग सोलानी नदी पर बनाई जा रही है, जो पूरे तरीके से अवैध है। बता दें कि किसानों ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को ज्ञापन सौंपकर मामले में जांच की मांग की है। आजादी को ज्ञापन दिया, आरोग्यम हॉस्पिटल में अवैध निर्माण हो रहा, उसके विरुद्ध ज्ञापन दिया। 7 दिन के अंदर अंदर अगर कोई डिसीजन नहीं होता तो हम फिर यहाँ धरना प्रदर्शन करें। ये क्या आरोप है आप लोगों का? नदी में बढ़ा रही जी, बिल्कुल नदी के बीचों बीच बिल्डिंग बढ़ा रहे। राजधानी देहरादून के बन्नू ग्राउंड में 4 अक्टूबर से 3 दिवसीय एशिया एग्री हॉर्टी एंड ऑर्गेनिक सेमिनार का आयोजन हो रहा है। इसमें करीब 10 राज्यों से आई जैविक और आयुर्वेद उत्पाद बनाने वाली कंपनियां और रिसर्च इंस्टीट्यूट हिस्सा ले रही हैं। बता दें कार्यक्रम में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के उत्पादन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसमें लगभग 10-15 स्टेट से, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, लगभग 10-15 स्टेट से कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है। उसके साथ साथ में भारत सरकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट, उत्तराखंड सरकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं तो वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे DRDO है, CSIR है, इस तरह के कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गदरपुर की ठंडी नदी किनारे अतिक्रमण कर बसे हुए लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। इस मौके पर SDM आशिमा गोयल ने बताया कि नदी के किनारे बसे लोगों को चिन्हित कर उनका सत्यापन किया जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह पर अतिक्रमण नहीं हुआ है। हाईकोर्ट की तरफ से भी इस मामले का निस्तारण हो चुका है। ये यहाँ पर जो भी सरकारी ज़मीन पाई गई है, चाहे वो सार्वजनिक सड़क की भूमि हो या ठंडी नदी के साइड की जो भूमि है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट है और उसी का पहले चिन्हीकरण किया जा रहा है और उसी के हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। साहब ऐसा है ना, ये अतिक्रमण के मामले में आई हैं या और किसी मामले में आए, हमारे पास तो कोई ऐसा जो है सूचना है नहीं। हमारे पास ऑलरेडी हम यहाँ पे 1975 से आबाद हैं
हमारे पास इसका हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, बिजली का बिल है, टंकी के बिल हैं। ऑलरेडी हम लोग आज से नहीं 50 साल से रहते चले आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1965 से बैठे हुए हैं। लक्सर में पोषण माह कार्यक्रम का समापन हुआ। बता दें 1 महीने चले इस कार्यक्रम में महिलाओं और गर्भवतियों को पोषक तत्वों की जानकारी दी गई। उधर जिला कार्यक्रम अधिकारी सुलेखा सहगल ने बताया कि पोषण माह के तहत 31 किशोरियों को पोषण किट बांटे गए और इसके अलावा 5 महिलाओं की गोद भराई और 5 नवजात को महालक्ष्मी किट दी गई। आज पोषण कार्यक्रम का समापन किया गया है और इसमें हमने 5 महालक्ष्मी किट बांटी है, 5 गोद भराई की है और हमने इसमें जो आर्ट और रंगोली और मेहंदी कंपटीशन किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दिया है और शेष हमारी 31 किशोरियाँ आई थी, उनको हमने पोषण किट दी है जिसमें हाइजीन किट है, सैनिटरी नैपकिन और डिटॉल साबुन वगैरह जो उनकी डेली नीड की चीजें हैं वो दी गई हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को रास नहीं आई भू कानून में बदलाव की कवायद। अपनी सरकार में बने कानून की गिनाई खूबियां, पहाड़ के विकास के बहाने इशारों में जता रहे नाराजगी। उत्तराखंड में कौन होगा पुलिस का मुखिया? नियमित डीजीपी के लिए शासन को भेजे गए 3 नामों पर हो रहा मंथन। मौजूदा डीजीपी अभिनव कुमार के नाम की चर्चाओं पर लगा ब्रेक। दून मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड मशीन और इमरजेंसी ओटी का उद्घाटन। मरीजों को मिलेगी राहत। मंत्री धन सिंह रावत बोले प्रदेश में बेहतर होगी स्वास्थ्य सुविधाएं। और मौसम में बदलाव के बाद चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। अब तक 47 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए चारधाम समेत हेमकुंड साहिब के दर्शन। तीर्थयात्रियों के आने का सिलसिला जारी।